हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में भी अच्छे नंबर का आता है। चैप्टर का नाम है बच्चे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बच्चे ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले चैप्टर आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे अगर इस चैप्टर में आपने कमांड नहीं बनाई तो। इस चैप्टर को इसीलिए अब हम बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेजर ऑफ डिस्पर्जन के रिलेटेड। अब यहाँ पे बच्चे आपको एक वर्ड दिख रहा है जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। वो वर्ड है बच्चे यहाँ पे डिस्पर्जन। क्या मतलब होता है इस वर्ड का डिस्पर्जन? कोई बताएगा मुझे? यस सर, यस सर। डिस्पर्जन वर्ड का मतलब होता है सर स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट तो मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे डेटा जो है आपका जितना स्प्रेड आउट हो रहा है उसके मेजर को निकालने को हम पढ़ने वाले हैं। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज ऑल अबाउट मेजर ऑफ डेट हाउ मच डेटा इज स्प्रेड आउट। ओके जी, अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर और भी। तो सबसे पहले डिस्पर्जन जो ये वर्ड है ये क्या है और इसे हमें क्यों समझना है, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्पर्जन जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट हो रहा है, इसको समझने को, इसको पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। और किस क्या मेजर यूज करने वाले हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए वो हमारा हो जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बट ये हमें क्यों कैलकुलेट करना पड़ा ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। क्यों हम पढ़े इसको ये भी तो जानना है ना जी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझाते हैं। देखिए यहाँ तीन सेट है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। सेट ए में अगर आप डेटा को देखेंगे तो सारा डेटा 20-20 के बराबर है ना जी। यहाँ देखिए ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और सारी वैल्यूज 20 आ रही है। टोटल कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 की 9 वैल्यू 20 है। सेट बी में देखेंगे तो ये 16 है, फिर एक बढ़ गया जी, फिर अगला एक बढ़ गया, ऐसे एक एक बढ़कर वैल्यूज दी हुई हैं। कहां तक जा रही है भाई? 24 तक जा रही है। वो भी 9 वैल्यूज है, 16 से लेकर 24 तक। और अगर सेट सी देखते हैं तो वो 12 से लेकर आपका क्या है, 2-2 बढ़कर आगे बढ़ता जा रहा है। 12 के बाद 2 बढ़ा है 14, 14 के बाद 2 बढ़ा है 16, इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, राइट। एंड अगर हमने बच्चे इसमें अगर चेक किया कि इसका मीन क्या निकल कर आ रहा है, इसका मीन क्या निकल कर आ रहा है, तो वो आप देखेंगे कि हर केस में 20 ही मीन आ रहा है। कितना मीन आ रहा है बच्चे? 20 ही मीन आ रहा है। ओके जी, देखिए ये देखिए ये जो है लिखा हुआ ये कुछ और नहीं, ये मीन है आपका, राइट। कैसे कैलकुलेट किया? इसका टोटल किया, हर एक का टोटल 180 आ रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9 है जी। तो 9 से इसको डिवाइड करा दिया, कितना आंसर आया? 20 आ रहा है। सो मीन 20 आ रहा है, इसका मतलब सेंट्रल टेंडेंसी तीनों की सेम है बट डेटा तो अलग अलग है। पहले में सारा डेटा 20 है, अगले में जो डेटा है वो 16 से लेकर 24 है और आखिरी जो थर्ड सेट है उसमें 12 से लेकर आपका 28 तक डेटा है, राइट। सो डेटा तो अलग अलग है बट सबकी सेंट्रल टेंडेंसी सेम है। तो ये हमें सही एनालिसिस करने में हेल्प नहीं करेगा। स्टैट्स के अंदर में अगर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा तो ये डेटा तो गलत आंसर दे रहा है अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पे देखूंगा, क्योंकि तीनों सेम बता रहा है सेंट्रल टेंडेंसी बट डेटा अलग अलग टाइप का है। तो हमें इसीलिए एक और मेजर को निकालना पड़ा कि ये डेटा कितना फैला हुआ है, ये निकालें, जिसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हेल्प करता है कि ये डेटा सेट ए का डेटा सिर्फ 20 में 20 तक फैला हुआ है, सेट बी जो है वो 16 से 24 तक है और सेट सी जो है आपका 12 से 28 तक स्प्रेड आउट है। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें डिस्पर्जन की हेल्प से पता चला। ओके जी, अब ये बात होती है हमारी कि भाई यहाँ पे समझ आया हमारा डिस्पर्जन कितना इंपॉर्टेंट है। अब जिन बच्चों को यहाँ से समझ आ गया वेरी गुड, और जिनको नहीं आया उनको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि डिस्पर्जन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए सेम टाइप में हमने क्या किया, अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राफ के अंदर में अगर मैं ऐसे वाई एक्सिस देखते हैं, वर्टिकल वाली एक्सिस देखता हूँ, तो यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करी है, ठीक है जी। वाई एक्सिस पे क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी है। और एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन है। एक्स एक्सिस पे क्या है भाई? हमारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी, राइट। अब देखिए ध्यान से देखिए बच्चे, अगर मैं इस डेटा को प्लॉट करता हूँ, ठीक है, मैं अपने अगर सेट ए इसको मान लेता हूँ, लेट्स सपोज सेट ए जो है मेरा ये वाला डेटा हो गया, ठीक है, ये सेट ए हो गया। ये बीच वाली लाइन जो है वो सेट बी आ रही है और जो ये आखिरी लाइन है ये क्या है भाई? हमारी सेट सी आ रही है, मान लेते हैं जी, ठीक है।
ओके जी। सो अब सेट ए का डेटा मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे प्लॉट हुआ होगा इस लाइन के ऊपर में, है ना, ऐसे कुछ प्लॉट हुआ होगा। सेट बी का जो डेटा है वो इस पे कुछ ऐसे प्लॉट हुआ होगा, राइट, तभी ये लाइन बनी ना भाई, इस तरीके से प्लॉट हुआ होगा। और सेट सी का जो डेटा है ये आखिरी वाली लाइन पे, जो सबसे बाहर वाली लाइन है, उस पे ऐसे प्लॉट हुआ होगा। तो ये ग्राफ बनकर आ गए। अब देखिए यहाँ पे भी हम अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है, इस जगह पे आ रही है, यहाँ इस जगह पे आ रही है और यहाँ इस जगह पे आ रही है। तो अगर कोई पॉइंट देखेंगे तो तीनों का जो पॉइंट है लगभग सेम आ रहा है, ठीक है। तो तीनों का पॉइंट कहीं लगभग यहीं कहीं मिल रहा है, यहीं कहीं मिल रहा है, राइट। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं हमारा x0 है। तो तीनों के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी x0 पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है कि ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है। तो x0 जो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं कि ये x0 हमें मेजर बता रहा है किसका भाई, सेंट्रल टेंडेंसी का, राइट। सो वापस से सेम बात हो गई, डेटा तो अलग अलग तरीके से है क्योंकि ग्राफ अलग अलग तरीके का है और तीनों के लिए सेंट्रल टेंडेंसी सेम आ रही है, तो हमारा कुछ एनालिसिस हुआ ही नहीं। तभी हमें क्या करना पड़ा दोस्तों, ये डेटा कितना फैला हुआ है, ये पहला जो डेटा है सेट ए का डेटा यहाँ तक फैला हुआ है, इसको चेक किया। सेट बी का जो डेटा है वो थोड़ा सा और ज़्यादा फैला हुआ है, इसको हमने चेक किया। और सेट सी का जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, इसको हमने चेक किया। और जब ये हमने बच्चे चेक कर लिया तो हमने क्या देखा भाई, कि हमारा डेटा अलग अलग तरीके से फैला हुआ है। तो इसे कैलकुलेट करने से हमारा कुछ एनालिसिस हो सकता है डेटा पे। तो इसीलिए हमें क्या करना है दोस्तों, मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालना है। समझ में आया? हमने आपको दो एग्जाम्पल दे दिए कि क्यों मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालना इंपॉर्टेंट है। एक में हमने आपको डेटा से समझाया जहां देखा कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी तीनों में सेम आ रही है, बट क्या दिक्कत है भाई, तीनों डेटा अलग अलग है, तो इसलिए हमें कितना फैला हुआ है, कितना डिस्पर्स हुआ है, ये निकालना है। दूसरे में हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ में हमने देखा कि कितना डेटा जो है ग्राफ पे स्प्रेड है वो अलग अलग है, बट तीनों में सेंट्रल टेंडेंसी वापस सेम आ रही है। तो इसलिए हमें चेक करना जरूरी है कि कितना डेटा हमारा डिस्पर्स हुआ है। समझ में आ गई बच्चे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आगे आने वाले टॉपिक में आपको परेशानी होगी कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात समझ आ गई है बच्चे, तो अब बात करते हैं कि क्या क्या मेजर्स हैं डिस्पर्जन के, क्या क्या मेजर्स हैं डिस्पर्जन के। तो देखिए, दो तरीके से, दो कैटेगरी में हमने डिस्पर्जन के मेजर को तोड़ा है। एक है आपका एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा है आपका क्या बच्चे, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके जी, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, सो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलता है कि अगर आपके डेटा में, राइट, यूनिट है कोई, तो आपके डेटा में, जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलता हूं केजी का, राइट, किलोग्राम एक यूनिट है वेट की, या अगर मैं बात करता हूं मीटर की, राइट, तो ये डेटा में अगर आपके ऐसे कुछ यूनिट आ रही है, ओके जी, तो आपके एब्सोल्यूट मेजर में भी वो सेम यूनिट, किलोग्राम हो या मीटर हो, आएगी ही आएगी। ओके जी, वो आएगी ही आएगी। रिलेटिव मेजर क्या बोलता है कि अगर आपके डेटा में मान लो किलोग्राम हो, मीटर हो, सेकंड हो, कुछ भी हो, बट अगर आप उसके अंदर में डिस्पर्जन कैलकुलेट कर रहे हो रिलेटिव मेजर में, तो वो आपका यूनिट फ्री रिजल्ट देगा। तो यूनिट नहीं आएगा, सिर्फ आपका क्या आएगा बच्चे, नंबर आएगा, एक नंबर आएगा, कोई उसके आगे यूनिट नहीं लगी होगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालूंगा एब्सोल्यूट मेजर से, और आपके पास में लेट सपोज 26 आया है और किलोग्राम में आपने कैलकुलेट किया था, तो किलोग्राम में ही आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन आएगा। बट अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेम आंसर 26 ही लिखा जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे पहला। अब ऐसा डिफरेंस क्यों क्रिएट किया गया, कह रहे देखो, अगर आपको डेटा को करना हुआ कंपेयर, डेटा को करना हुआ कंपेयर, तो किलोग्राम को क्या आप मीटर में कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते है ना भाई। क्या किलोग्राम का डेटा मीटर से कंपेरेबल है? मैं 5 मीटर दौड़ा और मैंने 2 किलो एप्पल खाया, क्या कोई रिलेशन है? नहीं है। बट अगर मैं बोलूंगा बच्चे आपको यहाँ पे कर यूनिट ही नहीं है कोई, तो कंपेयर हो पाएगा, है ना जी। अगर किलोग्राम और मीटर यूनिट नहीं होगी तो कंपेयर हो पाएगा, इसीलिए हमें रिलेटिव मेजर को पढ़ना पड़ता है। बट अगर बच्चे आपको जो है
कंपेयर नहीं करना है आपको, बस सिंपल से आंसर चाहिए और सिंपल से समझ आ जाए कि क्या करना है, कैसे करना है, सिंपल सा फॉर्मूला हो, दिमाग में पजल ना हो, तो आप एब्सोल्यूट मेजर लेंगे। तो क्या बोला मैंने, एब्सोल्यूट मेजर वहां लेते हैं जहां हमें कंपैरिजन ना करना और बस जल्दी से आंसर निकालना हो, और रिलेटिव मेजर वहां लेते हैं जहां हमें कंपैरिजन करने की जरूरत पड़े। अब कौन कौन से मेजर्स होते हैं हमारे एब्सोल्यूट के और कौन कौन से होते हैं रिलेटिव के, ये देख लेते हैं। सबसे पहला एब्सोल्यूट मेजर जो हम पढ़ेंगे वो है बच्चे रेंज। क्या है बच्चे, रेंज है। और रेंज के पैरेलल में रिलेटिव मेजर बन जाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या बन जाता है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब रेंज के आगे मैं कोफिशिएंट ऑफ वर्ड लगा दूंगा तो वो रिलेटिव मेजर बन जाएगा। सिमिलरली सेकंड है आपका मीन डेविएशन, जो पढ़ना है यहाँ पे, वो यहाँ बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का थोड़ा सा नाम पूरा चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन बन जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो ये थोड़ा सा रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर के जो हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्जेंस है वो हमने यहाँ कवर किए। अब इन सारों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। शुरू करेंगे किसके साथ, रेंज के साथ, जो कि हमारा पहला है। हम पैरेलल में पढ़ेंगे, यहाँ रेंज, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेंज, यहाँ मीन डेविएशन तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इस तरीके से। ओके जी, तो शुरू किसने करने वाले हैं भाई, हम रेंज से शुरू करने वाले हैं। किससे शुरू करने वाले हैं बच्चे, रेंज से। अब देखिए रेंज की डेफिनेशन क्या बन रही है, पढ़िए मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ पढ़िए। क्या बोल रहा है, कह रहा है द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ अ डेटा इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सेट। सो अगर मैं बोलता हूं आपके पास डेटा है बहुत सारा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डेटा लिया हुआ, देखिए 45, 72, 78, 90, 65, 20, 90, 65, 50 एंड 70। सो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट वैल्यू का और स्मॉलेस्ट वैल्यू का। सो लार्जेस्ट वैल्यू देखिए कौन सी बन रही है यहाँ पे, सर 90 बन रही है। 90 से बड़ा कुछ है क्या, नहीं है जी, तो 90 आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है। और स्मॉलेस्ट कौन सी है भाई, 20 है। इससे छोटा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना भाई, है भाई 45 20 से छोटा नहीं है ना। सो 90 लार्जेस्ट है और 20 स्मॉलेस्ट है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, मेरा रेंज बन जाएगा। तो आंसर आ गया 70। तो रेंज कितनी है भाई इस पूरे डेटा की, ये है 70। ओके, अब इसी बात को हम फॉर्मूला में लिखते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला बनता है L माइनस एस, जहां L आपका है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अ डेटा, लार्जेस्ट वैल्यू, मेरे साथ साथ लिखो बच्चे, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा, और S है आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा। ओके जी, बात समझ में आई, बहुत सिंपल सी बात है। क्या बोला हमने, लार्जेस्ट वैल्यू को L से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को S से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेंज जो है दोनों का डिफरेंस है। ओके, बात समझ में आई बच्चे, राइट। ऑब्वियसली अब ये INR में था पूरा डेटा, राइट, INR में था, तो ये 70 जो है INR है, तो 70 INR है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे INR 70, मतलब इंडियन रुपीस 70। ये आपका आंसर है। यूनिट लगाना जरूरी है, यूनिट को मिस नहीं करना है हमें, बिकॉज रेंज है, ये रेंज हमारा एब्सोल्यूट मेजर है, और एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है, हम यूनिट को लेकर चलते हैं जी। समझ में आई बात, आगे अब अगर ये बात समझ आ गई तो चलिए, अब हमने पढ़ा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना भाई। अब अगर मैं बात करता हूं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपको डेटा दे रखा, देखिए यहाँ पे क्लासेस है ना, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास है होती है ना, तो यहाँ देखिए 3 से 5 की एक क्लास है, 6 से 8 की एक क्लास है, 9 से 11 की एक क्लास है, और 12 से 14 की एक क्लास है। तो कैसे निकालना होगा, कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना आपको अपर लिमिट ऑफ अ हाईएस्ट क्लास में से लोअर लिमिट ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास माइनस करनी है। तो अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास मतलब जहां पे सबसे बड़े नंबर आ रहे हैं, जो कि दिख रहा है आपको यहाँ पे 12 से 14 है। 9 से 11 में सबसे बड़े नंबर है क्या, नहीं है सर, उससे 11 से ही बड़ा 12 है, तो सबसे बड़े नंबर कहाँ है, आखिरी वाली क्लास में होते हैं, 12 से 14। अब उसमें भी जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका हाईएस्ट क्या नाम है, अपर लिमिट बन जाती है ना जी। तो 14 जो है यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट है। क्या है भाई 14 यहाँ पे अपर लिमिट है, किसकी अपर लिमिट है, हाईएस्ट क्लास की, है ना। अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास कौन सी है भाई, यहाँ पे 14 है। तो अब ये अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास को भी हम यहाँ पे L से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि फॉर्मूला में चेंज ना होना पड़े। सो L जो है हमारा कितना हो गया यहाँ पे 14 हो गया। ओके जी, जो कि है हमारा अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट ऑफ
लोएस्ट क्लास, तो मतलब स्मॉलेस्ट क्लास, तो 3 से 5 से छोटी कोई क्लास नहीं है, 6 से 8 जो है 3 से 5 से बड़ी है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ये हमारी लोएस्ट क्लास है। और इसकी लोअर लिमिट कौन सी है भाई, हमारी 3 है ना, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, तो 3 क्या हो गया यहाँ पे हमारा, ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ स्मॉलेस्ट क्लास, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या है भाई हमारा 3 आ गया। सो आपका रेंज क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा सर L माइनस एस। L क्या है, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास, S क्या है, लोअर लिमिट ऑफ स्मॉलेस्ट क्लास। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा रेंज का, सर 14 में से L है 14 और S है 3, तो माइनस करेंगे, आंसर आएगा 11। ये हमारा रेंज बन गया। समझ में आया बच्चे, बहुत आसान है। अगर समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हुई बात हमारी रेंज की। अब इसी के पैरेलल हमने आपको बोला था एक बात और बताएंगे, जिसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोल रहा है कि द रेंज जो है वो एब्सोल्यूट मेजर है। अब एब्सोल्यूट मेजर होने की वजह से हमें इसको यूनिट में एक्सप्रेस करना पड़ता है, और इसी वजह से इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, यूनिट को गायब करना होगा। तो कह रहे एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं, उसका यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना कोफिशिएंट ऑफ रेंज में, आपको क्या करना है, जो आपने रेंज निकाली है ना, उसको डिवाइड कराना है सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू, राइट। जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है और जो सबसे छोटी वैल्यू आई है, उसके सम से हमें ऐड करके डिवाइड कराना है रेंज को। तो रेंज हमारी क्या बनी थी बच्चे, L माइनस एस थी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो यहाँ क्या कह रहा है, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड लोएस्ट, तो लार्जेस्ट L हो जाएगी, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट एक ही बात है, वो S हो जाएगी, इसका सम। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज का एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, जो कि है हमारा L माइनस एस डिवाइड बाय में L प्लस एस। ओके जी, ये वापस से यहाँ पे बात देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रिलेटिव मेजर वो मेजर है जहाँ पे इंडिपेंडेंस हो यूनिट की। देखिए अब ऊपर में एक यूनिट आएगी, नीचे में एक यूनिट आएगी, यूनिट से यूनिट कट जाएगी, आपको एक नंबर देके जाएगा। नीचे क्वेश्चन से बात जल्दी समझ आएगी। देखिए क्या हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है INR में कैलकुलेट करना है, तो लार्जेस्ट वैल्यू हमने पहले निकाल ही ली है, इसमें क्या थी 90 थी जी, और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, क्या थी भाई 20 थी। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो क्या फॉर्मूला दे रहा है, L माइनस एस बाय में L प्लस एस, ये दे रहा है। तो मतलब 90 माइनस 20 डिवाइड बाय 90 प्लस 20 हो जाएगा, जो कि हो गया आपका 70 बाय 110। ये INR में है, ऊपर में भी रुपी है INR है और नीचे में भी INR है। तो अब देखिए यूनिट में क्या होता है, ये INR ऊपर है INR नीचे है, तो INR से INR कट जाएगा, ठीक है, ऐसे कट सकता है। ओके जी, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7/11। ओके, अब 7/11 को ऐसे छोड़ना चाहिए, ऐसे छोड़िए, बट अगर आपके एग्जाम में डेसिमल में दिया है तो इसको डेसिमल में लिख लीजिए, जो कि आता है आपका 0.6363, ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। समझ में आया बच्चे। सो ये आपका आंसर निकालने का तरीका। अब देखिए ऐसे यूनिट कट जाता है तो ये यूनिट फ्री रिजल्ट देगा। अब ये हुआ हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए, बट अगर आपको दिया हुआ हो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में तो कैसे करेंगे, सेम सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पे हमने निकाला था, सेम फॉर्मूला लगेगा रेंज का। क्या लगेगा भाई, यहाँ पे पहले L माइनस एस निकालेंगे, है ना, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको सम से डिवाइड कराएंगे ऑफ L एंड S, तो मतलब L प्लस S से डिवाइड कराएंगे। ये क्या बनेगा आपका दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बन जाएगा। ऐसे ही किया था। L की वैल्यू क्या आई थी सर, ये हाईएस्ट वाली जो वैल्यू है, ये हमारा L आ गया। S क्या आया था सर, ये 3 आया, है ना, यही आया था भाई। सो अब करिए, तो क्या हो गया भाई, 14 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 3, कितना हुआ भाई 11/17, आंसर आ गया, है ना जी। अब अगर मुझे इसको भी आपका कैलकुलेट करके लिखना है डेसिमल में, तो वो भी लिख देते हैं, कितना आएगा 0.64705 या 6, है ना, ये आपका आंसर आ गया। ये इस तरीके से बच्चे आपको रिजल्ट निकालना है, और रिजल्ट निकालकर आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ गया बच्चे, ओके जी, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी है, ऑप्शंस आएंगे तो बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे इसको। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज की। रेंज की जो है वो प्रॉपर्टीज क्या है,
क्या इफेक्ट करता है रेंज को, ये भी तो देखना है ना। तो देखते हैं, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि अगर मान लो आपका एक ऑब्जर्वेशन x जो है वो y ऑब्जर्वेशन से इस पर्टिकुलर इक्वेशन से रिलेटेड है। क्या इक्वेशन है? y जो है वो a प्लस बी एक्स है, मतलब हमने x को b से किया है स्केल, और ओरिजिन चेंज जो किया है वो किया है हमने a से, है ना। जो भी ऐड होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या कहलाता है? ओरिजिन चेंज। और जो भी मल्टीप्लाई होता है तो वो कहलाता है स्केलिंग फैक्टर, है ना। ये नाम है बस, मतलब क्या है, स्केलिंग फैक्टर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो मतलब आपने मल्टीप्लाई कराया है, और ओरिजिन चेंज लिखा हुआ मिल जाए तो आपने उसको ऐड कराया है या सब्ट्रैक्ट कराया है। ओके जी, नेगेटिव साइड में अगर ओरिजिन चेंज हुआ तो सब्ट्रैक्ट है, पॉजिटिव साइड में चेंज हुआ तो वो क्या है भाई? ऐड है। और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रही है वैल्यू, तो क्या हुआ भाई? स्केलिंग मल्टीप्लाई में है। और अगर आपकी वो घट रही है वैल्यू तो स्केलिंग जो है वो डिवाइड में आएगी। बस सिंपल सा फैक्टर है, ठीक है सर। अगर ये समझ आ गया तो कह रहा है कि ये जो पार्ट है यहाँ पे रेंज में कैसे रिलेटेड है। मान लो x की जो रेंज है वो rx है, x की रेंज क्या है भाई? rx है। तो रेंज y जो है वो a पे डिपेंडेंट नहीं है, बट b के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है। तो ये लिखने का मतलब जो है, अगर मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड मतलब कि हमें क्या करना है बच्चे? साइन को इग्नोर करना है। साइन जो आएगा प्लस माइनस का उसको इग्नोर करना है, प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करना है। समझ में आया? अगर नहीं आया समझ को तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, सेम बात को। देखिए क्या एग्जाम्पल है, कह रहा है इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज बाय दिस पर्टिकुलर लाइन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 एंड द रेंज ऑफ x इज 5। तो हमें rx की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? हमें दे रखी है 5। ओके, आपको बताना है ry कितना होगा, ry कितना होगा। कह रहा है सिंपल है, कुछ नहीं करने का, आपको ये रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे y आना चाहिए, बाकी सारा कुछ राइट हैंड साइड पे। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 2x को लेकर मैं उस तरफ चला गया, तो 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x हो गया जी। अब 5 से डिवाइड करा दिया तो क्या हो गया? 5 इज इक्वल टू 10 बाई 5 2, और यहाँ पे माइनस 2 बाई 5 राइट ऑफ x। अब मैं इसको प्लस ऑफ माइनस 2 बाई 5 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ राइट। तो a की वैल्यू कितनी हुई? a की वैल्यू हो गई 2 राइट, जो हम ये हो गया है ना, जो ऐड हुआ है, और जो मल्टीप्लाई हुआ है b है वो है माइनस 2 बाई 5। ये वैल्यूज आ रही है ना जी। सो मैंने आपको क्या बताया कि ry जो है वो क्या है? a पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, b के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है, मतलब माइनस 2 बाई 5 का मुझे मोड लेना पड़ेगा और फिर मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा rx से। सो आंसर क्या आएगा भाई? 2 बाई 5। तो मतलब साइन को इग्नोर करेंगे यहाँ पे, और तो बचेगा 2 बाई 5 इंटू 5। तो 5 से 5 गया, रेंज कितनी आ गई? 2। तो ry की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 आ गई। तो ry की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 आ गई। समझ में आया बच्चे? समझ में आया? सिंपल सी बात है ना। सो आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, क्या कोई डिफिकल्टी है? नहीं सर, कर लोगे जी, कर लोगे। चलो अच्छी बात है। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स हैं आपकी रेंज की। सबसे पहली चीज, आपने इतना कोई आसान फॉर्मूला देखा है अभी स्टैटिस्टिक्स में जितना आसान रेंज का है? नहीं देखा है सर। तो रेंज जो है वो सबसे सिंपल है समझने में और आसान है कैलकुलेट करने में। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। इट रिक्वायर्स मिनिमम टाइम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज। बहुत जल्दी आंसर आएगा, मतलब अगर आप स्पीड पकड़ लेंगे एक बार तो 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गई एडवांटेज। डिसएडवांटेज बहुत सारी है इसकी, बट बहुत सारी डिसएडवांटेज है। सबसे पहली कि भैया ये तो सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ये जो है सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ये सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट है ही नहीं। दूसरा कह रहा है कि अगर इसी बात को रिलेट करेंगे, अगर हमारी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू सेम है, देखिए 20 और 8 यहाँ है और दूसरे वाले में 8 और 20 है, तो वापस से ये एक बहुत बड़ी डीमेरिट है। रेंज देखिए दोनों में सेम आएगी, रेंज इज सेम फॉर बोथ डेटा।
क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम मतलब एंड की जो वैल्यूज होती हैं उसको एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं, 8 और 20 हैं, वो सेम होने के कारण हमारी रेंज सेम आएगी। तो जो एनालिसिस हम करना चाहते थे वो गलत हो जाएगी, क्योंकि बीच का डेटा तो है अलग और ये हम पता नहीं करा पाएंगे कि भैया ये डिस्पर्जन तो अलग तरीके से हो रही है। समझ में आया बच्चे? ओके, कह रहे इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। मतलब अगर मेरे एंड के जो सैंपल्स हैं ये 8 की जगह अगर 6 हो जाता और ये आखिरी की वैल्यू 20 की जगह 21 हो जाती तो मेरा आंसर पूरा चेंज है। तो फ्लक्चुएशन हल्की सी भी सैंपलिंग में एक्सट्रीम वैल्यूज की हो गई तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी डिमेरिट है। कह रहा है कि इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द ओपन एंड क्लासेस। तो मतलब ओपन एंड क्लासेस कैसे होते हैं? जहाँ पे लिखा होता है ना कि ये रेंज ऐसी कुछ है, मतलब यहाँ पे इन्फानाइट है, कुछ भी नहीं बता रखा, ठीक है। ये 5 से शुरू हो रहा है, फिर अगली क्या है भाई 6 से 10 है, फिर अगली 10 से 20 है, ठीक है, या फिर 10 से मान लो कुछ भी है 14 है, और 14 से अगली जो है आगे कंटिन्यू दे रखा है, मतलब ओपन एंड है। ये ओपन एंड है, ये भी ओपन एंड। तो ओपन एंड के केसेस में मैं रेंज निकाल ही नहीं सकता, ये डिमेरिट है, बहुत बड़ा डिमेरिट है। अगला क्या है? कह रहा है कि ये फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के योग्य नहीं है। एक रेंज से मैं दूसरी रेंज का कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो एक डेटा अगर मेरे को ये दे रखा है और दूसरा डेटा ये दे रखा है, तो इस डेटा और इस डेटा में चाहे कितना ही डिफरेंस हो, कितनी ही सिमिलैरिटी हो, बट रेंज जो है इसकी इंडिपेंडेंट है, राइट। सो अगर यहाँ पे वैल्यूज इसके अंदर में 24 होती, 20 होती, तो रेंज अलग थी इसकी। तो एक वैल्यू से सारी रेंज बिगड़ रही है, तो मतलब रेंज का मैं दूसरी रेंज निकालने के लिए कोई यूज नहीं कर सकता। तो ये भी डिमेरिट है। तो हमने समझा कि यार इतनी सारी मेरिट्स और डीमेरिट्स हो रही हैं, तो एक आइडियल क्या होगा हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये तो जानना चाहिए ना। तो इसको जानने के लिए हम जो 5 कंडीशंस हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक आइडियल मेजर की, वो देख लेते हैं। ओके जी, क्या है 5 मेजर्स, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स? कह रहे हैं कि जो भी आप मेजर निकालेंगे डिस्पर्जन का, वो प्रॉपर्ली डिफाइंड होना चाहिए। मतलब जो आपने बोल दिया, राइट, कि रेंज जो है वो है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो वो हर कंडीशन में अप्लाई होना चाहिए। ओके, ऐसे ही बाकी डेफिनेशन में भी ये लगना चाहिए, बाकी भी जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो सिमिलरली अगला, जो भी आप मेजर यूज करेंगे वो बहुत सिंपल होना चाहिए, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू कॉम्प्रीहेंड। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये कंडीशन लगेगी तो ऐसा होगा, ये कंडीशन लगेगी तो ऐसा होगा, नहीं। एक जो आपने लाइन बोली है वो सिंपली अप्लाई होनी चाहिए, सिंपली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ओके जी, अगला, सिंपल टू कंप्यूट, सोल्व करना जो है वो बहुत आसान होना चाहिए, डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए भैया सॉल्व करने में। जो भी आप मेथड लगा रहे हैं, जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर एक बार अप्लाई हो जाए तो बहुत आसानी से आंसर आना चाहिए। सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होना चाहिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर वो रेंज की तरह सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो हमारा बेकार मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकलेगा। ओके, कह रहा है कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, अनअफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, एंड फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए भी वो डिजायरेबल होनी चाहिए। मतलब मैं एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालने से मैं दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कोई रिलेशन निकाल पाऊँ। तो ये सारे अगर फीचर हैं किसी पर्टिकुलर मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, तो वो हमारा कहलाता है क्या? आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। समझ में आया बच्चे? सो रेंज तो नहीं है उसमें, तो ये भी नहीं लगता और ये भी नहीं लगता, तो 2 तो लग ही नहीं रहे हैं इसमें, ये पहले 3 स्टेप काम कर रहे हैं उसमें। ओके जी, तो अब और क्या क्या मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो सकते हैं? तो हमने देखा था कि एक और मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जिसको हमने बोला है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या बोलता है, चलिए उसको भी अब देखते हैं। मीन डेविएशन कह रही है बच्चे कि अगर आपको लगता है कि रेंज जो है वो आपको सारी ऑब्जर्वेशन पे कवर नहीं करके देगा, तो मैं आपको बोलती हूं कि आप हर ऑब्जर्वेशन को एक पर्टिकुलर एवरेज में करिए माइनस। ओके जी, और उनका करिए सम और उसको डिवाइड कराइए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो क्या बोला, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको लेना है डेविएशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम फ्रॉम एन एवरेज। ओके जी, डेविएशन मतलब कि अगर मेरी ऑब्जर्वेशन है लेट सपोज x1 x2 x3 x4 x5, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सो x4 x5 है ना, और फिर अगला है x9 सॉरी xn,
ये ऑब्जर्वेशन है आपकी। तो ये ऑब्जर्वेशन जो आपकी अलग अलग हैं, तो आप क्या करेंगे, इन ऑब्जर्वेशन का निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि कितना डेविएट कर रहा है। डेविएट मतलब कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको मैं माइनस भी बोल सकता हूँ। किससे डेविएशन निकालना है, एक किसी एवरेज से, जो कि मान लेते हैं a है। सो x1 में से a को माइनस करेंगे, x2 में से a को माइनस करेंगे, x3 में से a को माइनस करेंगे, x4 में से a को माइनस करेंगे, और सिमिलरली xn में से a को माइनस करेंगे। ये माइनस करने के बाद आप क्या करेंगे बच्चे, इन सारी ऑब्जर्वेशन को कर देंगे ऐड। क्या करेंगे बच्चे, इसके बाद में इन सारी ऑब्जर्वेशन को कर देंगे आप ऐड। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हम n मानते हैं उससे डिवाइड कराएंगे। ये हमारा निकल कर आएगा आपका मीन डेविएशन, जिसको छोटे में लिखते हैं md। तो क्या करना है, मीन डेविएशन में हमें डेविएशन निकालना है हर ऑब्जर्वेशन का किससे, एवरेज से, और उस सब डेविएशन का करना है सम, और उसको डिवाइड कराना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। n क्या है आपका बच्चे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आया बच्चे? ओके, सो ये फॉर्मूला बन गया। अब ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है इसको मुझे शॉर्ट में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, कह रहे देखिए पैर में है आपके यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ n, और हमने सम का रखा है। तो हमें पता है कि सम के लिए जो है वो हम ये साइन यूज करते हैं, और पैर में जो है अगर 1 से लेकर n तक चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 ये चल रहा है ना, देखो 1 2 3 4 अगला 5 आएगा, ऐसे n तक चलेगा। तो मैं उसको xi से रिप्रेजेंट करा सकता हूं, जहां i की वैल्यू 1 से n तक है। ओके जी, इन वैल्यूज में से मैंने a को किया है माइनस, ओके, और इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कराया है। ओके, अब इसको और शॉर्ट में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे xi माइनस a डिवाइडेड बाय n। मतलब i की वैल्यू 1 से n भी हम हटा सकते हैं शॉर्ट में। इसको भी और शॉर्ट में लिखना हुआ हो तो ये जो आपने लिखा है ना बच्चे xi माइनस a, ये क्या था भाई हमारा, ये कहलाता है डेविएशन। क्या कहलाता है ये, डेविएशन है ये, है ना। अब डेविएशन को शॉर्ट में लिखने को हम d भी बोल सकते हैं। सो ये xi माइनस a को शॉर्ट में d से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n, है ना। सो मीन डेविएशन का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो वो होगा सम ऑफ d डिवाइडेड बाय n, जहां पे d जो है वो है आपका xi माइनस a। xi माइनस a का मतलब है कि i की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। ओके, समझ आया, ये मीन डेविएशन का शॉर्ट में फॉर्मूला बनता है। अब इस बात को अगर हम ध्यान से समझे तो हमने आपको ये नहीं बताया कि ये ए एवरेज क्या है। क्या ए एवरेज आपका मीन ही है? नहीं, यहाँ ए एवरेज जो है वो आपका मीन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, और मीडियन भी हो सकता है। ए एवरेज जो है वो आपका मीडियन, मोड या मीन कुछ भी हो सकता है। ओके जी, तो आपको जो डेविएशन निकालना है वो आपका मीन से भी आ सकता है, मोड से भी आ सकता है, और मीडियन से भी आ सकता है। मोड बट जो है आपका, आपको पता है इल डिफाइंड है, राइट, बिकॉज पर्टिकुलर एक डेटा के लिए आपका एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं, और जो आपको मोड लग रहा हो वो हो भी नहीं। ये भी हमने देखा था, ग्रुपिंग का मेथड जहां यूज करना पड़ता है ना। सो हमने क्या देखा है, मोड जो है वो क्या है, इल डिफाइंड है। अगर मोड इल डिफाइंड है तो हम मीन डेविएशन जनरली मोड को छोड़कर मीन या मीडियन में से किसी पे से निकालेंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आई। अगर ये बात समझ आई तो एक और बात ध्यान से देखिए, मीन डेविएशन मीडियन के अबाउट में सबसे बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जो ये डेविएशन है ना, जो हमने डेविएशन का सम निकाला है जो कि था सम ऑफ डी, जिसको हमने सम ऑफ xi माइनस a लिखा है, तो ये a अगर मेरा मीडियन हो गया तो इस सम की वैल्यू सबसे कम है, इस सम इज स्मॉलेस्ट। तो मतलब हमारा डेविएशन जो है मीडियन से सबसे कम होता है, तो इसलिए
इसलिए हमारा ये बेनिफिशियल है। ओके सॉरी, एक चीज की गलती हो गई यहाँ पे, हमें यहाँ पे भी ना, जैसे रेंज में हमने क्या किया था, मोड लिया था ना बी का, वैसे ही यहाँ पे मोड लेना होगा। मतलब आप जो भी वैल्यूज लेंगे हर एक के अंदर में हमें साइन को इग्नोर कराना है। यहाँ हर एक के अंदर में जो भी वैल्यूज लेंगे उसमें से साइन को इग्नोर करके चलेंगे। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेकर चलना है। एग्जाम्पल से समझाएंगे, जल्दी समझ आएगा। दोबारा से एक छोटी सी बात रह गई थी, मैंने आपको कवर कर दिया वो, ठीक है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि हमें मीडियन से ही निकालना है। अगर उसकी जल्दी से जल्दी वैल्यू आई, आपको क्वेश्चन में मीन से भी दे सकता है। और ये बात मैं बता देता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो मीन डेविएशन निकालने के लिए बोलेगा वो मीन से होगा। जब भी उसको मीडियन से निकलवाना होगा तो वो आपको बता देगा कि मीन डेविएशन अराउंड द मीडियन निकालना है, राइट, या मोड निकालना है। बट अगर कुछ नहीं दे रखा है तो वो मीन डेविएशन आपका मीन से ही निकालना होगा। अगर ये बात भी समझ आ गई है तो अब बात करते हैं कि मीन डेविएशन जो है वो कैसे निकाला जाता है, क्या क्या स्टेप का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है, या मोड निकालना है, या आपका मीन निकालना है। सो जो भी निकालेंगे एवरेज होगी वो मान लेते हैं, राइट। एवरेज क्या होगी भाई, यहाँ पे मीन भी हो सकती है, राइट, मोड भी हो सकती है और मीडियन भी हो सकती है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी निकालना होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये निकल गया, निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर हर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। xi मान लो वैल्यू है, तो ये जो डेविएशन है हर एक वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना होगा एवरेज को, है ना जी। ये निकाल लिया, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर ये d निकाल लिया, फिर क्या करेंगे, हर एक का मोड लेंगे, मतलब साइंस को इग्नोर करेंगे, हर एक साइन को इग्नोर करेंगे। जब साइन को भी इग्नोर कर लिया तो क्या करेंगे, हम इसका सम कर देंगे, और जब सम कर लिया तो फिर इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कराएंगे, हमारा मीन डेविएशन निकल कर आ गया। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे हम। बच्चे एक क्वेश्चन करके देखेंगे, आप बोलेंगे अच्छा ये तो बहुत आसान है, स्टेप्स ज़्यादा हैं बट स्टेप्स छोटे छोटे से हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, इसको देखिए ध्यान से। आपको बोला है कि मीन डेविएशन निकालना है इस फॉलोइंग नंबर्स का। अगर आपको ये दिया है, यहाँ पे बताया नहीं है कि मीन डेविएशन मीन के अराउंड निकालना है, मोड के अराउंड निकालना है, या मीडियन के अराउंड निकालना है, नहीं बताया ना, तो आप मीन के अराउंड मान के चलिए। ओके, राइट, सबसे फास्ट निकल कर आएगा। सो मीन के अराउंड निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले मीन निकालना होगा। तो मीन कैसे निकालेंगे, सारी ऑब्जर्वेशन का सम, है ना, और फिर क्या कराएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड 16, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कितना होगा भाई, 15 + 18 33, 33 + 20 53, 53 62 74 और आपका 90, तो 90 डिवाइड बाय 6 आ गया। तो कितना आ गया भाई, 5 आ गया, 5 आ गया, सॉरी 15 आ गई वैल्यू आपकी, 15 आ गई। अगर आपका एवरेज मीन जो है ये आया है कितना, 15। अब क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में से ए को माइनस करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है अपनी, 15 है, 18 है, 20 है, 9 है, 12 है और 16 है ना। अब xi में से माइनस करेंगे a को, a क्या है अपना यहाँ पे 15 है, करिए भाई माइनस करिए, चलिए फटाफट से। तो 15 में से 15 गया 0 आ गया, 18 में से 15 गया 3 आ गया, 20 में से 15 गया 5 आ गया, 9 में से 15 गया कितना आया, -6 आ गया, 12 में से 15 गया -3 आ गया, और ये आपका आ गया 1, है ना। अब क्या करेंगे, साइंस को इग्नोर करना है, तो मतलब इसका मोड लेना है। तो मोड करें भाई xi -15 का, क्या आएगा भाई, ये आ गया 0, ये 3, ये 5, ये 6, माइनस का 6 का 6 बन जाएगा, -3 का 3 बन जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन सब का सम कर लेंगे। चलिए भाई सम किया जाए, सम कर लें। अब इसका सम करिए फटाफट से। 3 + 5 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17 और 1 18, तो 18 वैल्यू आ गई। तो सम ऑफ डी कितना आया भाई, सम ऑफ डी मतलब ये आया ना हमारा डी, है ना। तो सम ऑफ डी इज दिस, तो सम ऑफ डी इज 18। तो इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड, कितनी आई थी भाई 6 थी ना, 6 थी ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इससे डिवाइड कराया और मीन डेविएशन आ गया, कितना आया भाई, ये आया 3। क्या मुश्किल है, नहीं है, आसान है, यस सर बहुत आसान है। टाइम
तब नहीं लगेगा जब आप कैलकुलेशन फास्ट यूज़ करेंगे, और अगर बड़ी कैलकुलेशन होगी तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ओके जी, अगर ये बात आ गई है समझ, ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जहाँ पे वैल्यूज हैं हमने ली है ज़्यादा, और हम और स्टेप को थोड़ा सा फास्ट कैसे कर सकते हैं इसको लेकर चलेंगे। यहाँ आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन, मीडियन के अबाउट निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सारी ऑब्जर्वेशन को लिख लीजिए। एक्स आई है 56, सॉरी सारी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। क्यों लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, और मीडियन होता है क्या, सेंटर वाली वैल्यू के बराबर है ना। सो क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है सर, छोटी वैल्यू है सर 26। कौन सी है भाई, 26 है। फिर कौन सी है, 29 है। फिर कौन सी है, 29 है। 29 के बाद कौन सी आ रही है सर, 39 आ रही है। 39 आ रही है भाई। 39 के बाद कौन सी आ रही है सर, 46 आ रही है। फिर कौन सी आ रही है, 56 आ रही है। 56 आ रही है। 56 के बाद कौन सी आ रही है भाई, 65 आ रही है। 65 है। फिर कौन सी है, 72 है। फिर 79 है। फिर 85 है, और आखिरी में आपकी 99 है। ये सारी ऑब्जर्वेशन हो गई। देखिए 72 लिख दिया, 79 लिख दिया, 85 और 99 लिख दिया। कितनी ऑब्जर्वेशन है देखिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। सो आपका मीडियन क्या होगा, सेंटर वाली दो वैल्यू का सम होगा, क्योंकि इवन है। अगर इवन नंबर टर्म होती हैं तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है सेंटर वाली जो दो टर्म होंगी, x1 और x2 मान लेंगे उसको, उसका सम डिवाइड बाय 2 है ना। तो सेंटर वाली दो कौन सी है, देखिए 10 हैं, 10 में से 4 ऊपर छोड़ी, 4 नीचे छोड़ी, तो ये 2 बची। तो सम करना होगा हमें 56 प्लस 65 डिवाइड बाय 2। तो ये हुआ हमारा मीडियन। कितना हुआ भैया, यहीं पे कर लो, यहीं कर लो इसको, वहाँ करना चाहो वहाँ, यहाँ करना चाहो यहाँ। तो कितना है, 121/2 आ गया। ये आ गया आपका 60.5। आपको चाहिए इसकी वैल्यू, तो xi में से एवरेज जो है हमारी यहाँ पे क्या है 60.5, इसको करना है माइनस, इसको करना है माइनस। तो माइनस करो, फटाफट कैलकुलेटर उठाओ, क्योंकि अगर कहीं कंफ्यूजन हो बच्चे, कहीं कंफ्यूजन हो तो कैलकुलेटर से फटाफट आंसर निकालना है। तो 26 में से किया 60.5 को माइनस, कितना आया -34.5 आ गया। फिर कितना आएगा, 29 में से किया 60.5 को माइनस, तो कितना आया -31.5 आएगा। अब देखिए ये 10 बड़ा हुआ है तो कितना आएगा यहाँ पे -21.5 आ जाएगा, है ना। अब ये क्या हुआ, देखिए ये 7 बड़ा हुआ है तो यहाँ पे -14.5 आ जाएगा। अगला क्या आएगा, देखिए 56 है तो ये -4.5 आएगा। फिर यहाँ 4.5 आएगा, है ना। इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। अगला कितना आएगा, 11.5 आएगा। अगला कितना आएगा, जल्दी बताइए, 18.5 आएगा, राइट। 85 में से निकालेंगे तो कितना आएगा, 24.5 आएगा। और 99 में से करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 38.5 आएगा। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई है ना। अब क्या करेंगे, इसका मोड लेंगे, मोड लेंगे इसका, मोड करें, चलिए मोड करेंगे तो क्या आएगा, आपके साइंस इग्नोर हो जाएंगे, है ना। 34.5 xi माइनस 60.5 का हमने मोड किया, यहाँ आया 31.5, फिर 21.5, फिर 14.5, फिर 4.5, फिर 4.5, 11.5, 18.5, 24.5 और आखिरी में 38.5। अब इसको अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो फास्ट करिए, वरना कैलकुलेटर से फटाफट से सम निकालिए, है ना। 21.5 ऐड किया, 14.5 ऐड किया, 4.5 ऐड किया, 4.5 ऐड किया, 11.5 ऐड किया, ठीक है, और फिर 18.5 ऐड किया, फिर 24.5 ऐड किया और 38.5 ऐड किया। आंसर आया 204। कितना आया, 204। अभी 204 क्या हो गया, 204 हो गया सर हमारा सम किसका, xi माइनस 60.5, जो कि क्या है आपका, इसका मोड है ना। तो ये हो गया सम ऑफ मोड डी, है ना, राइट। ये निकल गया। अब क्या करना होगा आपको, इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कराना है। कितनी है भाई, 10 है, तो ये क्या हो गया 10 है। तो ये कितना निकल कर आ गया, ये आंसर आ गया आपका 20.4। तो 20.4 क्या हो गया बच्चे, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन कितना निकल कर आ गया बच्चे, 20.4। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ
कहाँ टाइम वेस्ट होगा हमारा कैलकुलेशन में। तो आपको जितनी कैलकुलेशन फास्ट कर पाओ उतनी कैलकुलेशन को फास्ट करो, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन को फास्ट करोगे तो आंसर निकालोगे जल्दी, आंसर निकालोगे जल्दी तो जल्दी टाइम मिलेगा और क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट कर पाओगे। ओके जी, तो कैलकुलेशन पे कमांड बनानी है स्टार्ट्स में, फॉर्मूला सिंपल है, स्टेप सिंपल है, आप इजीली कर लेंगे। अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं इस क्लास में, मैं चाहूंगा जो पढ़ाया है उसकी करें आप प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और समझेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर में अगर आ गया और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आ गया तो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, फिर हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, यू कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।